डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 15 के पाठ के प्रमुख बिंदुओं को समझेंगे जो कि इस पाठ का सार है, समरी है। यहाँ जो हमने पूरा पाठ पहले कुछ वीडियो में पढ़ा था उसको बिल्कुल संक्षिप्त में समझाया जा रहा है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं। जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। विज्ञान की अनेक शाखाओं द्वारा जुटाए प्रमाणों से पता चलता है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर नेबुला से हुआ था। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का जन्म लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो जन्म का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा सूर्य है उससे कोई दूसरा तारा कोई टकराया और उस टक्कर होने से हमारे सूर्य से बहुत ज्यादा पदार्थ अलग हो गया और उससे अलग अलग ग्रह बन गए। ठीक है, तो वो जो नेबुला का मतलब जो होता है वो होता है निहारिका। ठीक है, और निहारिका क्या होती हैं? हाइड्रोजन और धूल के कणों से बने हुए तारों से पहले की अवस्था होती है। देखिए तारे बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। ठीक है, कई अरबों खरबों वर्षों में तारों का निर्माण होता है और उसके बाद में वो एक निश्चित आयु तक अपना प्रकाश उत्पन्न करते रहते हैं। उसके बाद में वो धीरे धीरे ठंडे होते होते टूट जाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो जो निहारिका है उस निहारिका से ही क्या हुआ है? पृथ्वी का जन्म हुआ है। यानी कि हमारा सूर्य का निर्माण उस समय हो रहा था। सूर्य निहारिका अवस्था में था, प्रोटो स्टार की अवस्था में था। ठीक है, और उसके पास से कोई दूसरा तारा गुजरा और उसके गुरुत्वाकर्षण से हमारे सूर्य से बहुत सारा पदार्थ अलग हो गया और पृथ्वी और अन्य ग्रह जैसे बुध, शुक्र, ठीक है, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण आदि का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये कब की घटना है? ये लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले की घटना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, सूर्य से अलग होने के तुरंत बाद पृथ्वी उबलते हुए द्रव से बने गोले की तरह रही होगी। यानी कि सूर्य आप जानते हैं कि आग का एक गोला है और उसका एक टुकड़ा अलग हो जाए तो वो भी आग के गोले की तरह ही उबलता हुआ होगा। ठीक है, जो कई वर्षों, कई हजारों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा हुआ है। पृथ्वी के बनने के बाद बहुत समय तक इसका अधिकांश भाग तरल ही बना रहा। तरल यानी कि बहुत ज्यादा जब गर्म होता है तो वो द्रव अवस्था या तरल अवस्था में होता है। तो पृथ्वी पहले ठोस अवस्था में नहीं थी, तरल अवस्था में थी। ठीक है, जितने भी पदार्थ इसमें मिट्टी वगैरह अपन देखते हैं, धातुएं हैं, वो सारी गर्म होने के कारण तरल अवस्था के अंदर मौजूद थी और धीरे धीरे अरबों वर्षों में ठंडा होने के बाद में वर्तमान स्वरूप इसका ठोस बना है। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी की संरचना परतों के रूप में है, जैसे प्याज के छिलके होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक परत है, फिर दूसरी परत है, तीन तीन परत है इसे। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी लगभग 3900 किलोमीटर होने का अनुमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से पृथ्वी का जो केंद्र है, जैसे वर्ताकार है पृथ्वी, वैसे पृथ्वी पूरी वर्ताकार नहीं है, अंडाकार होती है। ठीक है, अंडाकार यानी कि जिस प्रकार से अंडा होता है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से कुछ, ठीक है, जिसको चपटे भी कह सकते हैं अपन। तो यहाँ केंद्र से इसकी दूरी जो है 3900 किलोमीटर का अनुमान है। चौथा पॉइंट है, पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपर्पट्टी एक ठोस परत है। देखो मैंने बताया पृथ्वी की 3 परत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर रहा है सबसे बाहर वाली परत की, जो कि एक ठोस परत है, जिसपे अपन रहते हैं, जो मिट्टी अपन देखते हैं। इसे पृथ्वी की त्वचा भी माना जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी की जो 3 परतें हैं उनके बारे में समझाइए। तो अपन अलग अलग तीनों परतों की बात करेंगे। सबसे बाहर वाली परत जो है वो क्या कहलाती है? भूपर्पट्टी कहलाती है। और सबसे ऊपरी परत है, इसको पृथ्वी की त्वचा भी माना जा सकता है। भू पर्पटी की मोटाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। यानी कहीं तो पहाड़ है, कहीं घाटियां हैं, तो एक समान मोटाई नहीं है। पृथ्वी के ठंडे होने पर भूपट्टी विशाल चट्टान खंडों में बदल गई और इन विशाल चट्टान खंडों को विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको विवर्तनिक प्लेटें कहा जाता है। ठीक है,
फिर दूसरा है पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल कहते हैं। तो अब दूसरी परत की बात हो रही है। यह सबसे मोटी परत है। यह है गर्म पिंगली चट्टानों से बनी हुई है, यानी कि इसके अंदर अभी भी गर्म पिंगली हुई चट्टानें पाई जाती हैं, मौजूद हैं। तो ये दूसरी परत का नाम क्या है? मेंटल। और तीसरी जो अंदर की परत है वो है पृथ्वी का केंद्रीय भाग, जिसे क्रोड कहते हैं, सबसे गर्म भाग है। यानी कि पृथ्वी की पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत, जो केंद्र वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, सबसे गर्म पदार्थ है। इसका तापमान लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार। पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड का तापमान कितना है? लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अंदर और बाह्य। ठीक है, अंदर वाला क्रोड ठोस माना जाता है और उसके बाहर वाला तरल माना जाता है। यह शुद्ध लोहे का बना होता है। अंदर वाला जो है वो शुद्ध लोहे का बना हुआ माना जाता है, जो कि जैसे अपने पृथ्वी के ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, वो इसी के कारण बनते हैं, चुंबकीय जो शक्तियां होती हैं। तो ये तो बात हुई अपनी पृथ्वी की सतह की, तीन जो सतह हैं, तीन परत है, उनके बारे में। और सातवां जो पॉइंट है वो है पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है। पर पूरी पृथ्वी के ऊपर 70% तो पानी है, चाहे वो ठोस अवस्था में हो यानी बर्फ के रूप में हो, ठीक है, या द्रव अवस्था में हो पानी के रूप में, या वाष्प के रूप में हो, वाष्प यानी कि जो भाप है उस रूप में। तो 70% पानी है। और पानी एक ऐसा पदार्थ है पृथ्वी पर जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में। 30% भाग पर क्या स्थल है? ठीक है, वैसे इसका सही जो है वो 71% माना गया है, और ये 29% होता है। लेकिन यहाँ अपने राउंड फिगर में इसको 70% मान लिया गया, तो 70% ही अपन को इसका आंसर करके आना है बोर्ड एग्जाम के अंदर, यदि प्रश्न आता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 70% भाग पर जल है, 30% स्थल भाग है, जहां मैदान है, पहाड़ है, पठार है, घाटियां है, रेगिस्तान है, आदि भाग अपन देखते हैं। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, प्रमाण यानी कि सबूत मिले हैं, जिससे यह कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह जिस रूप में हम परिचित हैं सदा वैसी नहीं रही है। ये तो अपने शुरू में बताया था कि जब 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था सौर नेबुला से, तो उस समय पृथ्वी तरल अवस्था में थी। वो धीरे धीरे कई हजारों करोड़ों वर्षों में ठंडी हुई है, और वर्तमान स्वरूप अपन देख पा रहे हैं। और कई हजारों करोड़ों वर्षों के बाद में जैसा हम आज देखते हैं वैसी भी नहीं रहेगी, और परिवर्तन हो जाएगा इसमें। ठीक है, परंतु अपन तब तक नहीं रहेंगे। हमारी जो आगे जो वंश है, मनुष्य प्रजाति है, वो शायद इसको देख पाएगी। 8वां पॉइंट है, कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती रहती हैं। अब देखो यहाँ से एक नया पॉइंट आ रहा है, ठीक है, एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है कि पृथ्वी की जो सतह है वर्तमान में, जो एशिया अपन देखते हैं वह पहले वैसी नहीं थी, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इसको बदलने के लिए कई कई प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। ठीक है, और ये जो शक्तियां निरंतर काम कर रही हैं, इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं? तो यह इसका आंसर यहां से होगा कि कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सत्ता को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती रहती हैं। इन शक्तियों को ही विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। अब ये विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। यहाँ से भी अलग अलग क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या है, किन्हें कहते हैं, इनके उदाहरण समझाइए। या बाह्य विवर्तनिक शक्तियां क्या है, उनको उदाहरण से समझाइए। तो विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। पहले हम बात करेंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की। ठीक है ना, तो देखो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में 9 का पॉइंट है, 10 का पॉइंट है, ये भी आंतरिक से संबंधित है। और यहाँ 11 का पॉइंट और 12 का पॉइंट और 13 का पॉइंट ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों से संबंधित है। और फिर ये 14 का पॉइंट, 15 का पॉइंट और 16 का पॉइंट ये बाह्य विवर्तनिक शक्तियों से संबंधित है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले हम जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले उनके पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पहले बात करेंगे हम आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की। तो आंतरिक नाम क्या? आंतरिक यानी कि पृथ्वी के अंदर जो शक्तियां उत्पन्न होती हैं वो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां होंगी, और पृथ्वी की बाहर होती है वो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां होंगी। चलिए पढ़ते हैं। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे, नीचे यानी कि अंदर, पृथ्वी की सतह के नीचे को अपन गर्भ भी कहते हैं, गर्भ यानी कि अंदर की तरफ, नीचे गहराई में उपस्थित ताप, चट्टानों के फैलने, सिकुड़ने व गर्म पदार्थ मैग्मा के स्थानांतरण आदि के कारण होती हैं। ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति का क्वेश्चन आ सकता है कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या हैं, या ये किस कारण से उत्पन्न होती हैं। तो
पृथ्वी की सतह के अंदर अभी अपन ने पृथ्वी की तो 3 सतह पड़ी थी, 3 परत पड़ी थी। उसमें बताया था कि अंदर जो चट्टानें पिघली हुई हैं, ठीक है, और अंदर का जो तरल पदार्थ है उसको अपन मैग्मा कहते हैं। तो अंदर जो ताप है चट्टानों के फैलने सिकुड़ने से, गर्म पदार्थ मैग्मा के स्थानांतरण यानी कि चट्टानों में गतियां होती हैं, फैलती सिकुड़ती हैं, जिसके कारण हलचल उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, और उसके कारण ही पृथ्वी की जो सतह है वो बदलती है। तो अब ये हलचल जो उत्पन्न होती है उसके लिए मुख्य रूप से 4 पॉइंट पढ़ेंगे अपन। एक तो पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी का उत्पन्न होना, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे अपन भूकंप के बारे में कि भूकंप। तीसरा पढ़ेंगे सुनामी, और चौथा पढ़ेंगे अपन सृजनात्मक और विनाशक शक्तियां, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में, जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का उदाहरण है। मैंने बताया था कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की एग्जाम्पल अगर पूछे जाए तो 4 उदाहरण है: ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और सृजनात्मक और विनाशक शक्तियां, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती हिलने लगती है। पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें फैलेंगी सिकुड़ेंगी, ठीक है, जो विवर्तनिक प्लेटें हैं उनके गति के कारण ऐसा होता है, तथा भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, वाष्प व गैसें बाहर निकलने लगती हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह समतल है और अंदर जो चट्टानें फैलती हैं सिकुड़ती हैं, गर्म पदार्थ जो मैग्मा है वो अचानक बाहर निकलेगा इधर से, ठीक है। तो ये बाहर निकलेगा तो चट्टानें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी, तो इस प्रकार से एक पहाड़ नुमा संरचना बन जाएगी, ठीक है, गोल गुंबद जैसी संरचना बन जाएगी, जिसमें से राख, धुआं, गैस वो पदार्थ बाहर निकलते हैं, और गर्म पदार्थ को अपन लावा कहेंगे, जो लावा बाहर निकलेगा वो। तो इस प्रकार से ये जो संरचना ज्वालामुखी कहलाती है, ठीक है। कई बार अति तप्त चट्टानें पिघल कर लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। अभी जो बिल्कुल जो गर्म पदार्थ निकल रहा है लावा, ये चट्टान का ही रूप है, चट्टानें ही है जो कि पिघली हुई हैं। अति तप्त यानी कि बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है, इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये तो बात हुई ज्वालामुखी की, और ज्वालामुखी के लिए अपने अलग से वीडियो बना रखा है। इन सभी टॉपिक के लिए अपने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, वहां भी आप देख सकते हो। भूकंप के लिए भी अलग वीडियो है, सुनामी के लिए भी अलग है, वो आप वहां देख सकते हो पिछले वीडियोज में, अगर डिटेल से आप इनको समझना चाहते हो तो। 11 पॉइंट है, भूकंप शब्द का अर्थ भू सतह के कंपन से है। देखो नाम क्या, भू प्लस कंप, कंप यानी कंपन होना, वाइब्रेशन होना। अपने मोबाइल में वाइब्रेशन होता है ना, कंपन होता है, ठीक वैसे ही भूमि के अंदर भी कंपन होता है, तो उसे अपन भूकंप कहते हैं। कंपन होने का कारण भूगर्भ में, भूगर्भ यानी कि भूमि के अंदर नीचे गहराई में होने वाली कोई हलचल होती है। जो विवर्तनिक प्लेटें हैं अगर वो टूट जाए, खिसके, है ना, गति करें, या कोई पदार्थ जो है वो जैसे स्थानांतरित होता है, ठीक है, अंदर ही अंदर, तो उसमें कोई हलचल होती है, तो हलचल होने से क्या होगा, कंपन होगा। वर्तमान में प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भूकंप की व्याख्या के लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, परिभाषाएं दी हैं कि भूकंप इस कारण से आता है, लेकिन वर्तमान में जो सही है, सही किसको माना गया है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत को सही माना गया है, ठीक है। और 12वां पॉइंट है सुनामी। सुनामी के कारण समुद्र में, देखो भूकंप अगर समुद्र में आता है तो वो दोनों तरफ गति करेगा, एक तो नीचे गहराई की तरफ करेगा और एक बाहर किनारों की तरफ करेगा। तो जो बाहर किनारों की तरफ भूकंप गति करता है तो समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊपर की ओर उठ के आती हैं। जो तटीय क्षेत्र जहां लोग रहते हैं समुद्र के किनारे, मछुआरे वगैरह, वो उनको बहुत तेज तूफान और पानी के साथ में उनका सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनको नुकसान होता है। तो सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में, तट यानी कि समुद्र के किनारे में भारी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि एक प्रकार का तूफान होता है। और सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूकंपीय सागरीय लहर से है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सुनामी का अर्थ क्या है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भूकंपीय सागरीय लहर है। जापानी भाषा से इसलिए लिया गया है क्योंकि जापान में रोज भूकंप आते हैं और एक दिन में कई भूकंप आते हैं, इसलिए जापान के अंदर जो लोग हैं वो लकड़ी के मकानों में रहते हैं, लकड़ी के मकान, ताकि उनको नुकसान नहीं हो, वो गिरे नहीं, अगर गिर भी जाए तो चोट नहीं लगे। पॉइंट नंबर 13 है, पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार की शक्तियां हर समय कार्य करती रहती हैं। जैसा मैंने बताया ना, एक तो कौन सी, सृजनात्मक यानी कि निर्माण करेंगी, और दूसरी कौन सी होंगी, विनाशक जो कि नष्ट करेंगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार की शक्तियां हैं। शक्तियों का एक समूह धरातल पर नए रूपों जैसे पर्वत आदि के बनाने में सहयोग करता है, जो बनाने में, निर्माण कार्य में सहयोग करता है वो तो है सृजनात्मक। मगर दूसरा समूह नए
रूप पर्वत आदि का विनाश करना प्रारंभ करता है, और दूसरा क्या करता है, उसको नष्ट करता है, जिससे अपन विनाशक शक्ति कहते हैं। तो ये सृजनात्मक और विनाशक शक्ति वाला पॉइंट है। तो अब तक बात हो चुकी है अपनी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की। अब अपन बात करेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की, जिसमें 14 का पॉइंट, 15 का और 16 का पॉइंट मुख्य रूप से है। तो प्रथम वर्ग की बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को, अब देखो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि बाह्य पृथ्वी के बाहर होने वाली जो शक्तियां हैं उनको दो समूह में बांटा गया है। एक तो अपक्षय अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियां, और दूसरा है अपर्दन की शक्तियां। ठीक है, तो प्रथम वर्ग की जो बाह्य वर्तनीय शक्तियां हैं वो तो है अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियां, और दूसरे प्रकार की जो गति से कार्य करती हैं, ठीक है, वो है अपर्दन की शक्तियां। तो यहाँ देखो बात अपन करेंगे पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो अपक्षण वाली हैं वो तो इस पॉइंट में है, 15 वाले में है, और अपर्दन वाली हैं वो 16 वाले पॉइंट में है। ठीक है, अपक्षण या जो अपक्षय की शक्तियां वो, तो देखो अपक्षय या अपक्षण का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अपक्षय अपक्षय मतलब टूटना होता है। तो पहाड़ों पे जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, वो टूटते रहते हैं, और वो टूटते किस कारण से हैं? वो सूर्य की गर्मी के कारण, या जब वर्षा होगी तो उसके कारण, पाला पड़ेगा यानी कि बहुत ज्यादा बर्फ जमेगी उसके कारण, और वायु, ठीक है, आदि भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ती हैं। ये सारी चीजें चट्टानों का अपक्षय करती हैं, अपक्षयण करती हैं। प्रकृति में चलती रहने वाली रासायनिक क्रियाएं, अब रासायनिक क्रियाएं जैसे ऑक्सीकरण है, कार्बोनेटीकरण है, जल के अणुओं का जुड़ना है, विलेयीकरण है, विलयन यानी कि घुलना, ठीक है, आदि भी चट्टानों को कमजोर करके उनका अपक्षण करती रहती हैं। तो ये तो अपक्षण की शक्तियां हो गई। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अपक्षण किस कारण से होता है, अपक्षण के कारक कौन कौन से हैं? तो आपको ये सारे नाम लिखने हैं कि सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला, वायु, ठीक है, ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, जल के अणुओं का विलेयकरण, ये सारे अपक्षण की शक्तियां हैं। दूसरी कौन सी है? अपर्दन वाली, इनकी बात करेंगे अपन, अपर्दन वाली की, ठीक है, जो कि 16 पॉइंट में है। तो अपर्दन का मतलब होता है कटाव। ठीक है, अपर्दन मतलब क्या होता है? कटाव। जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी का कटाव पानी से होता है, गर्मियों में आंधियां चलती हैं तो मिट्टी का कटाव वायु से भी होता है। ठीक है, तो ये कटाव अपर्दन होता है। वायु, जल व बर्फ पृथ्वी पर पाए जाने वाले तीन ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहते हैं, यानी कि हवा भी बहती है, जल भी बहता है, और बर्फ, जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं जिन्हें ग्लेशियर कहते हैं, वो भी खिसकते हैं। इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है, इस कारण इनके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी संरचनाएं टूट कर बहती चली जाती हैं। अगर वायु तूफान चक्रवात के रूप में आती है तो भी बड़ा नुकसान होता है, और जल अगर बाढ़ के रूप में बहुत तेजी से अगर बहता है तो भी वहां पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। बर्फ के ग्लेशियर जो पहाड़ टूटते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अपन बात करेंगे, पहले बात करेंगे वायु की, ठीक है, फिर बात करेंगे नदी की और बर्फ की, अपन पानी वाली। पहले बात करते हैं वायु की। तो वायु किस कारण से बहती है? अधिक दाब वाले स्थान से वायु कम दाब वाले स्थान की ओर बहती है, यानी कि जहां वायु दाब ज्यादा होगा वहां से, और जहां वायु दाब कम होगा उधर वायु बहेगी हमेशा। ठीक है, तो वायु दाब के बहने का कारण है, यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है इंपॉर्टेंट, कि वायु दाब हवा किस कारण से बहती है? तो वायु दाब में अंतर के कारण, और जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा वायु की गति होगी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि पवन किसे कहते हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में अपन अगर पढ़ें तो इसको अपन पवन, वायु, वात, हवा, समीर, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। परंतु साइंस की भाषा में यहाँ पवन अलग चीज है और हवा अलग है। जब हवा बहनी शुरू होती है, बहती हवा को पवन कहते हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। तो पवन किसे कहते हैं? बहती वायु को, बहती हवा को पवन कहते हैं। भूमि पर हवाओं की दिशा सदैव एक समान नहीं रहती। देखो कभी पूर्व से हवा चलती है, कभी पश्चिम से चलती है ना, तो हवा की दिशा एक जैसी नहीं रहती है। ऋतुओं के अनुसार इसकी दिशा बदलती रहती है। चक्रवात में हवाएं सीधी नहीं चलकर, अब चक्रवात की बात कर रहा, चक्रवात यानी कि एक बिल्कुल गोल घेरे में घूमता हुआ ऐसे, ठीक है, जो जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में हवाएं सीधी नहीं चलकर वर्ताकार पथ में गोल गोल घूमती हैं, केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ती जाती हैं, और केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण ऐसा होता है। चक्रवात क्या होता है कि केंद्र में वायुदाब अचानक यहाँ कम हो गया तो बाहर की वायु, ठीक है ना, इसको घेरने के लिए आएगी और इस प्रकार से एक वर्ताकार रूप ले लेगी ये, ठीक है, और ये चक्रवात कहलाएगा। ये तो वायु की बात हुई। अब बात करेंगे अपन पानी वाली, ठीक है। तो पानी जैसे नदियां हैं, समुद्र हैं, उनकी वहां वो बात करेंगे। बर्फ है जो कि जमा हुआ पानी है,
नदी का महत्व उसके बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी कि मनुष्य प्रजाति सबसे पहले वहीं आकर के बसी थी जहां पर पानी के स्रोत थे, क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ की पूरी, अब देखो जब बर्फबारी होती है, बर्फबारी यानी कि हिमपात होता है, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अपने सियाचिन जो ग्लेशियर वगैरह आपने नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो वहां जब बर्फबारी होती है तो वो बर्फ धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमते जमते, ठीक है, एक साथ वो जैसे ऊपर से बर्फ आती रहती है, तो वो एक परत बन जाती है, फिर दूसरी परत, बहुत सारी परत इस प्रकार से बन जाती हैं और एक बड़ा पठार ग्लेशियर बनाती हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो मजबूत हो जाती है। पहले तो रुई जैसी मुलायम होती है जब बर्फ ऊपर से गिरती है, लेकिन वो धीरे धीरे जमते जमते कठोर हो जाती है, पत्थर की तरह। ठीक है, कि जो गुरुत्वाकर्षण की पूरी परत धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है और इसे हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, और ये क्या बन जाता है, एक बड़ा पठार चट्टान की तरह ग्लेशियर कहलाता है। ठीक, अब ये ग्लेशियर के अगर खिसकना शुरू हो जाता है तो वो भी विनाशकारी होता है। फिर बात करेंगे अपन समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर जैसे समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जा सकता है। देखिए समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र इस प्रकार से, और उसमें कुछ धाराएं बहती रहती हैं इस प्रकार से, है ना, जैसे ये। तो ये समुद्र में ऐसा लगता है कि समुद्र में कोई नदी बह रही है। ठीक, तो समुद्र में बहने वाली जो धाराएं हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, नदी, समुद्र की नदी कहा जाता है। इसमें एक निश्चित दिशा में जल निरंतर बहता रहता है। कहीं समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है तो कहीं समुद्री धाराओं में ठंडा जल बहता है। और अंतिम पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्वार भाटा। ज्वार का मतलब होता है समुद्र का पानी जो ऊपर उठता है लहर के रूप में, उसे ज्वार कहते हैं। जो वापस नीचे आता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, फिर समुद्र पानी ऊपर नीचे इस प्रकार से समुद्र में जो लहरें उठती हैं, आप जानते हैं इस प्रकार से लहरें उठती रहती हैं। तो ऊपर की तरफ उठता है तो वो तो ज्वार है, नीचे की तरफ आता है तो भाटा। अब ये ऊपर की तरफ क्यों उठता है? चंद्रमा जो है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या सूर्य जो है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पानी ऊपर की तरफ उठता है और फिर वापस नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ वापस खींच लेता है, ऊपर नहीं जाने देता है। तो ज्वार भाटे के रूप में भी समुद्र जल में बड़ी मात्रा में शक्ति का संचार होता है। ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के एक सिध में होने पर आता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो सूर्य व चंद्रमा के एक सिध में आने के कारण समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाने के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। यानी कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है और जिससे ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने इस पाठ के जो 20 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कि इस पाठ का सार है, समरी है, निष्कर्ष हैं, वो हमने पढ़ा। पूरे पाठ को एक प्रकार से हमने एक साथ समझ लिया है और यहाँ से छोटे क्वेश्चन भी बन के आते हैं। और अगले वीडियो में हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको समझेंगे। धन्यवाद।